नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। क्या जय श्री राम का नारा बंगाल में बीजेपी का विजय मंत्र बन पाएगा? यह सवाल इसलिए मैं उठा रहा हूं क्योंकि गृह मंत्री ने बंगाल में ममता बनर्जी को ललकारते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जय श्री राम के नारे पर नाराज हो गई हैं। अमित शाह ने अपनी रैली में कहा कि जय श्री राम का नारा इतना जोर से लगाइए कि आवाज ममता बनर्जी के कानों तक पहुंचे। टीएमसी पर जोरदार हमला करते हुए गृह मंत्री ने यह भी कहा कि बंगाल की लड़ाई बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं और टीएमसी के सिंडिकेट के बीच में है। अब बंगाल की जनता को भरोसा दिलाते हुए यह भी कहा कि आपको ममता के गुंडों से अब डरने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव के दिन एक भी गुंडा सड़क पर नहीं दिखेगा। लेकिन इसी बीच बंगाल में बम वाले तंत्र का खेल जारी है। ममता सरकार के बड़े मंत्री जाकिर हुसैन पर मुशीराबाद जिले में क्रूड बम से हमला हो गया, तो उधर कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भी भिड़ गए। जमकर ईंट और पत्थर बरसाए गए एक दूसरे पर। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राम नाम पर बंगाल में बीजेपी की चुनावी नाव पार लग जाएगी? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम में राम नाम से होगा परिवर्तन। ममता दीदी के कानों तक जय श्री राम का नारा जाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। ये जय श्री राम का नारा तुष्टीकरण के खिलाफत का प्रतीक है, प्रतीक है। क्या जय श्री राम का नारा बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए परिवर्तन का मूल मंत्र साबित होगा? क्योंकि बीजेपी बार बार यह आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी को इस नारे से चिढ़ है। जरा 23 जनवरी को विक्टोरिया मेमोरियल का यह दृश्य याद कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद थे, मंच पर ममता बनर्जी भी थी। जय श्री राम के नारे लगे और इसके बाद ममता बनर्जी भड़क गईं। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया। लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है, आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। सब तीर्थ बार बार गंगा सागरे एक बार लज्जा करे ना? একটা পয়সা দিয়েছো কোনোদিনও? একটা পয়সা দিয়েছো কোনোদিনও? আজকে লজ্জা করে না? गंगा सागर क्या है, हम एक कर देगा, क्या कर देगा, छाई कर देगा। हालांकि मुद्दा सिर्फ राम नाम के नारे तक नहीं है। बंगाल की सियासत का हिंसा चरित्र भी सवालों में है। ममता सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर मुर्शिदाबाद जिले में क्रूड बम से हमला हो गया। मंत्री जाकिर हुसैन का काफिला निमिता रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, तभी उनके काफिले पर हमला हो गया। ये उनके आपसी गुटबाजी है और मैं समझता हूँ ममता जी ने आज कहा है कि रेलवे की गलती है, आरपीएफ नहीं थी। ममता जी मैं चुनौती देता हूँ, आप सीबीआई की जांच करा लीजिए, पता लग जाएगा कि टीएमसी के गुंडों ने ही टीएमसी के मंत्री के ऊपर हमला किया। उधर कोलकाता के फूल बागान में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों गुट एक दूसरे पर टूट पड़े, जमकर ईंट और पत्थर बरसाए गए। घटना के वक्त टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज नेता शुवेंदु अधिकारी भी वहां मौजूद थे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जय श्री राम का नारा बंगाल में बीजेपी के लिए सत्ता की चाबी साबित होगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राम नाम से होगा परिवर्तन। और अब
बंगाल की चुनावी चाल का विश्लेषण। मैं एक एक करके आपको 4 बिंदु गिनाऊंगा। बंगाल का चुनाव पूरा का पूरा उसी में सिमट जाता है। पहले बक्से में जय श्री राम, दूसरे हिस्से में राजनीतिक हिंसा, तीसरे हिस्से में घुसपैठी और चौथा सबसे बड़ा CAA। पहले जय श्री राम। बीजेपी प्रमुखता से इस नारे को लगाती है। ममता बनर्जी इस नारे से अपनी नाराजगी रोक नहीं पाती हैं। याद करिए 2019 का चुनाव, बड़े बड़े मीम बन गए थे। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को चिढ़ाने वाले मीम, उसमें एक बच्चा जय श्री राम का नारा लगा के भागता है और फिर ममता बनर्जी उसका पीछा करती है। शाह ने कहा तुष्टीकरण का जवाब है ये नारा, यानी ममता बनर्जी पे आरोप है कि वो एक समुदाय का तुष्टीकरण करती है। अमित शाह कह रहे हैं ये उसी का जवाब है। मैं बढ़ता हूं आगे। राजनीतिक हिंसा। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास बड़ा पुराना है। लेफ्ट के जमाने से ये हिंसा होती आई है, लेकिन अब बीजेपी टीएमसी एक दूसरे पे आरोप लगाती है। लेकिन बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई है इस कालखंड में। बीजेपी खुद को पीड़ित बताती है और टीएमसी इस पर कहती है कि बीजेपी झूठ बोल रही है। घुसपैठ एक अहम मुद्दा है, हालांकि ममता बनर्जी भी इसकी बात करती है, इसमें कोई दुराई नहीं है। दीदी आपको याद होगा सोमनाथ चटर्जी साहब के सामने कागज फेंक के आ गई थी। उनको लगता था घुसपैठिए उस टाइम पे बड़ा मुद्दा है, लेफ्ट की सरकार थी। लेकिन अब ये घुसपैठिए ममता बनर्जी के लिए उतने दिक्कत नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है ये उनका वोट बैंक है, जैसा बीजेपी का आरोप है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए पलट गई हैं। मैं बढ़ता हूं आगे और अब सीए की बात करता हूं। सीए एक बड़ी बात है। ममता बनर्जी सीए का जोरदार विरोध करती हैं। टीएमसी का आरोप है कि धर्म के आधार पर नागरिकता गलत है। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कोविड खत्म होते ही लागू हो जाएगा सीए, यानी इसके ऊपर बहुत जबरदस्त वार और पलटवार है। और अब मैं आपको एक दिलचस्प चीज दिखाता हूं, वो 3 बाइटें ममता बनर्जी की जिसमें वो जय श्री राम पर बहुत ज्यादा चिढ़ गई। ये कालखंड शुरू होता है साल 2019 से। 2019 में लोकसभा चुनाव था, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की बहुत बड़ी जीत होने जा रही है और जीत हुई भी, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन कौन सी वो बाइट है जिसको लेकर बड़ा हंगामा मचा रहा, आइए प्ले करते हैं वीडियो वॉल में। कौन दादा कौन চামড়া গুটিয়ে যেমন হয় বিনি নাম নিয়ে নাও তো এখানে যে ছেলেগুলো করছিল জায়গাটার নাম নাও পুরো নাকা চেকিং হবে বাড়ি টু বাড়ি দেখে নাও তো জায়গাটার নাম নাও दूसरी नहीं मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। तो लगातार ममता बनर्जी बार बार नाराज हो जाती है जय श्री राम के नारे के साथ। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में नुपुर शर्मा जुड़ रही है, पेशे से वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जितेंद्र तिवारी हैं, प्रवक्ता टीएमसी के, कुछ देर पहले नाराज थे लेकिन अब वो खुश हैं मुझे लग रहे हैं। मेरे साथ अवनी जैश अवस्थी हैं, उनका अभिनंदन है, आरएसएस के स्ट्रांग होल्ड है और प्रोफेसर है, पेशे से राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में तौसीफ खान है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है और ममता बनर्जी की सरकार चाहते हैं हर हाल में पश्चिम बंगाल के अंदर। सबसे पहले मैं नुपुर शर्मा आपसे सवाल पूछता हूं। नुपुर शर्मा, ऐसा क्या आप लोग करते हैं कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से दिक्कत हो गई है? वो कहती है मैं भगवान राम को मानती हूं, लेकिन बीजेपी वाले इससे गुंडागर्दी करते हैं। नमस्कार अमीश, आपको, आपके पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को। ये सवाल का जवाब तो वही देंगी जिन्हें आज भगवान राम और जय श्री राम के नाम डिग्निफाइड नहीं लगते, मतलब अनडिग्निफाइड लगते हैं। इस सवाल का जवाब तो वही देंगी जिनको लगता है जय श्री राम का नारा लगाने से उनके कॉन्वॉय पे अटैक हो गया, उनके ऊपर अटैक हो गया और उनकी बेइज्जती हो गई। क्या ये भूल गई है दीदी कि जिस संविधान की शपथ लेके वो कुर्सी पे बैठी हैं,
आराम फरमा रही हैं, उस संविधान की पहली कॉपी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का कैरिकेचर तक था। लेकिन देखिए सवाल कहां खड़ा होता है नुपुर, मेरा सवाल ये है, जब देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि नारा इतनी जोर से लगाओ कि दीदी के कान तक जाए, क्योंकि उनको चिढ़ मचती है, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? मुझे समझाए, तो चिढ़ाने के लिए आपके लिए कि जिस संविधान, तो आप ऑफिशियली कह रही है ये चिढ़ाने के लिए, हम नहीं चिढ़ा रहे। तो आपने बोला अभी चिढ़ाने के लिए। आप बता दीजिए अमीश जी, वो चिढ़ रही है अमीश जी, मैंने कहा वो चिढ़ रही है, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? मैं पूछना चाह रही हूं आपसे, मेरे घर में आज भी सुबह उठ के सबसे पहले राम राम कहते हैं, मैं किसी से मिलती हूं तो राम का नाम लेते हैं, और सिर्फ हमारे घर में नहीं, आप इस देश में कहीं चले जाएंगे तो राम नाम लिया जाता है, राम राम से आप ग्रीटिंग करते हैं, जय सिया राम से आप ग्रीटिंग करते हैं। मुझे बता दीजिए, सिवाय दीदी के छोड़ के कितने लोग चढ़ रहे हैं इस देश के अंदर, इस देश के नागरिक? जी, मैं तौसीफ खान का रुख करता हूं। तौसीफ खान, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जय सिया राम जो है, जय श्री राम जो नारा है वो तो देश का नारा है, तो अब इससे अगर आप चिढ़ के जाएंगे तो जाएंगे क्या? आज गृह मंत्री ने बोला कि नारा इतनी जोर से लगे कि दीदी के कानों तक आवाज जानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी इज लूजिंग द प्लॉट नाउ? देखिए, परिवर्तन जो है वो अस्पताल के नाम से होना चाहिए, स्कूल के नाम से होना चाहिए, इंडस्ट्री के नाम से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया बंगाल में बीजेपी वालों ने कि वो जो है भगवान का कंपटीशन करने लगे। अरे जो भारत की जनता है उनके लिए हर एक भगवान का वो आदर करते हैं। अभी दिलीप घोष जी क्या किया, उन्होंने चार दिन पहले क्या कह दिया कि दुर्गा माँ का के एंसेस्टर के बारे में कोई खबर नहीं है, बल्कि श्री राम के एंसेस्टर के बारे में खबर है। इस तरह की बातें उन्हें करने की क्या जरूरत है? और यही वजह है कि अभिषेक बनर्जी ने फिर उन्हें चैलेंज किया कि आप बोलिए जय सिया राम बोलिए, आप दुर्गा माँ का आप इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके मन में औरतों के लिए इज्जत नहीं है। आप सिर्फ जय श्री राम कहते हैं, जय सिया राम नहीं कहते, आप श्री राम कहते हैं। तो ये इस तरह का चर्चा, ये मजहबी चर्चा, ये धर्म वाली चर्चा, ये सियासी लोग क्यों कर रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल आपकी आपत्ति है कि बीजेपी मजहबी चर्चा कर रही है, धर्म वाली चर्चा कर रही है, वो धर्म वाली चर्चा नहीं करनी चाहिए। नुपुर से मैं जवाब दिलवा देता हूँ आपको। दुर्गा माँ के इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? नुपुर शर्मा, आस्था में दुर्गा पूजा सबसे लेकिन जब जय सिया राम अभिषेक बनर्जी को भी कहने को मजबूर करना होना पड़ रहा है, तो वो मजहबी चर्चा नहीं है। नहीं, ये इस पे पॉलिटिक्स होगा। जब इफ्तार पार्टी होती है तो वो मजहबी कार्यक्रम नहीं होते। आपको तो बात करना चाहिए, क्योंकि आपके पास बात करने के लिए, देखिए पेट्रोल का दाम 100 रुपया हो गया है, उस पे उनको चर्चा नहीं करना है बीजेपी को, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और आपको भी अमीश भाई, आपको भी तो करना चाहिए ना। आप टीवी शो चला रहे हैं परिवर्तन बनाम राम, आप परिवर्तन बनाम पेट्रोल क्यों नहीं करते? क्या आपको ये पेट्रोल कोई मुद्दा नहीं दिखता? चुनाव का मुद्दा नहीं दिखता कि हाँ 100 से ज्यादा रुपए हो गया पेट्रोल का दाम, उसको कम होना चाहिए क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितना क्रूड ऑयल का दाम इतना कम है। आपने बड़ा ध्यान दिया कि आपको इस विषय पर डिबेट करनी चाहिए, राम के विषय पर डिबेट नहीं करनी चाहिए, फलाने विषय पे ढिमकाने विषय पे डिबेट करनी चाहिए। ठीक है, आपका सजेशन है, आपकी ये राय है, आपकी ये राय है, बिल्कुल। आप एक सेकेंड, अब आप एक सेकेंड तौसीफ, आप सुन लीजिए। तौसीफ बंगाल की जनता के साथ धोखा है, आप बंगाल की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। आप जो है एक तरफ माँ दुर्गा को नीचा दिखा दे रहे हैं, एकदम ठीक है, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं कि बीजेपी धोखा कर रही है बंगाल की जनता के साथ। ठीक है, ओके, मजहबी चर्चा क्यों? ठीक है, जवाब नुपुर शर्मा जवाब। मैं तीन चीज कहूंगी। सबसे पहले तो दिलीप घोष जी ने ये आप कुछ भी तोड़ मरोड़ लिए। दिलीप घोष जी ने तो ये कहा था कि इस देश में राम राज्य होना चाहिए, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। दिलीप घोष जी ने तो ये कहा था कि आदर्श पुरुष के हिसाब से किस तरीके से राज्य चलना चाहिए, ये सीखना चाहिए। लेकिन आज आपको दुर्गा देवी माँ की इतनी चिंता आन पड़ी। जरा 2 सवाल पूछूंगी, जवाब दीजिएगा मुझे ध्यान से। वो माँ दुर्गा देवी जिसके विसर्जन को रोक के, क्योंकि मुहर्रम का प्रोसेशन चल सके, ये आपके राज्य सरकार का एक पारित ऑर्डर था। कोर्ट तक घसीट के लेके गए थे लोग कि मुहर्रम हो सकता है, मुहर्रम प्रोसेशन हो सकता है, लेकिन दुर्गा देवी विसर्जन क्यों नहीं हो सकता? दूसरा सवाल, जब जेएनयू के अंदर महिषासुर डे सेलिब्रेट ना, मेरे को कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपके ऊपर नहीं बोली, कंप्लीट करने दीजिए। जब जेएनयू के अंदर महिषासुर डे सेलिब्रेट होता है
और दुर्गा माँ को गाली देने वाले पोस्टर निकलते हैं तो आपकी दीदी चुप्पी साध जाती है। लेकिन वहीं पे जेएनयू के समर्थन में जादवपुर यूनिवर्सिटी एक प्रदर्शन करता है तो आप परमिशन दे देते हैं। मैं पूछना चाह रही हूं, ये दुर्गा देवी जी के साथ ये आपने इतना धोखा क्यों किया है कि आप मुहर्रम के चक्कर में उनको रोक देते हैं, उनके पक्ष में आप बोलते नहीं हैं और उनके लिए किस तरीके के भी पोस्टर निकल आए आप चुप्पी साध जाते हैं। देखिए, जिस सरकार ने इमामों को स्टाइफंड दिया था, पैसे दिए थे, करदाता के पैसे से वेतन तक आपने लागू कर दिया, आज वो कृपया करके दुर्गा देवी और राम भगवान के भक्तों के बीच में फूट डालने की कोशिश ना करें। पहली बात कि ये कहा हुआ बात है दिलीप घोष जी का। आप कोई भी न्यूज आर्टिकल दिखा लीजिए, आप वो वाला वीडियो उठा करके देख लीजिए, उन्होंने क्वेश्चन किया था और इंग्लिश में जो उसका ट्रांसलेशन है मैं उसको आपको कोट कर रहा हूं कि ही आस्क्स, मैं उनकी हिंदी बता रही हूं, क्वेश्चन मार्क। हिंदी पढ़िए, हिंदी पढ़िए, हिंदी का विश्लेषण करिए। उन्होंने जो कहा था ना वो समझिए। हिंदी तो उनको बोलना भी नहीं आता। आप बता दीजिए कि मुहर्रम के चलते दुर्गा देवी विसर्जन क्यों बैन किया? हाँ, आइए विसर्जन बैन नहीं हुआ। मुहर्रम के चलते दुर्गा देवी विसर्जन क्यों? क्या बात कर रहे हैं? ये गलत। क्या बात कर रहे हैं? रूट को आपको अभी दिखाती हूँ मैं, डिसीजन अभी में दिखाती हूँ मैं, झूठ मत बोले यहाँ बैठ के आप। विसर्जन के रूट को बदला गया। तो किसने किया? विसर्जन के रूट को बदलना, डिसीजन तो किसका होगा भाई साहब? विसर्जन को रूट बदलना। भैया बता दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन अमीर जी आप कर रहे थे या मैं कर रही थी या दीदी की सरकार कर रही थी? देश के लोगों को गुमराह ना कीजिए। अच्छा, देखिए, बैन कर देना अलग चीज है भाई साहब, कुछ बदलना अलग चीज है। ये लोग इतने बेवकूफ नहीं है। बंगाल की जनता को कोई इससे परेशानी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ना मैं चला रही थी ना अमीश चला रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन दीदी की सरकार चला रही थी। ये लिखा, ममता बनर्जी सेज नो टू दुर्गा आइडल इमर्शन ऑन मुहर्रम। एडमिनिस्ट्रेशन दीदी चला रही थी, मुहर्रम ज्यादा जरूरी आन पड़ा, तभी चिढ़ मचती है। मुहर्रम का रूट अलग है आज बंगाल के इलीगल इमिग्रेंट प्यारे हो गए। एक सेकंड, आपने दोनों ने अपनी बात को रखा। आपने दोनों ने अपनी बात को रखा, लेकिन आखिरकार जितेंद्र तिवारी प्रवक्ता टीएमसी के मेरे साथ है। ठीक है, जितेंद्र तिवारी अवनीश अवस्थी को मैं लेके आना चाहता हूँ। जितेंद्र तिवारी जी, आखिर क्या है जिससे ममता बनर्जी बेहद परेशान हो गई है, टीएमसी बेहद परेशान हो गई है? जय श्री राम का तो नारा ही है ना, उससे इतनी आहत क्यों हो रही है ममता बनर्जी या फिर अभिषेक बनर्जी? प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में तो वो नाराज हो जाती हैं, वो घुसपैठियों के मुद्दे पे नाराज हो जाती हैं, राजनीतिक हिंसा के अंदर आज आपके एक मंत्री शिकार हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आप ही के गुट ने उन पर हमला कर दिया। आपकी पार्टी हालांकि आरोप लगा रही है कि ये रेलवे का काम है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो ममता बनर्जी के हाथ में है। बताइए। देखिए, जब देश के गृह मंत्री किसी राज्य में जाकर ये कहें कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, उखाड़ फेंकने जैसे शब्द का प्रयोग यदि करें तो जो एंटी सोशल होते हैं उनको ऐसे शब्दों का उत्साह मिलता है और ये उसी का परिणाम है। जब से देखेंगे भारतीय जनता पार्टी बंगाल की मुहिम में लगी है, जब से ऐसे शब्दों का प्रयोग उनके नेता एक के बाद एक कर रहे हैं, जब से दिल्ली बंबई से लोग आकर बंगाल में ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, एंटी सोशल को प्रोवोक कर रहे हैं, तब से ऐसी घटनाएं घट रही हैं। जहां तक राम जी के नाम का सवाल है, राम के नाम पर हमें कभी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपको आपत्ति नहीं, दीदी को आपत्ति है। नहीं, दीदी को भी आपत्ति नहीं, दीदी को भी आपत्ति नहीं। तो नाराज क्यों जाती है वो? 2019 का चुनाव, वो साइकिल पे एक बच्चा जय श्री राम बोला था, दीदी कह रही है मैं चमड़ी उधेड़ लूंगी। देखिए, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, वहां किसी ने नारा लगाया, वहां पे बड़ी सारी पब्लिक थी, किसी ने नारा लगाया जय श्री राम, दीदी नाराज होगी, कहा मैं नहीं बोलूंगी। आप मुझे बोलने का मौका दें। हाँ बोलिए जितेंद्र, बिल्कुल आपका का वक्त है, बोलिए सर, बोलिए प्लीज। राम को यदि कोई मंदिर से निकाल के लेकर रास्ते पर लेकर चलाए, राम को यदि हिंदू के हृदय से बाहर निकालकर कोई रास्ते की वस्तु बनाने का प्रयास करे, इसका तो विरोध होगा ही। राम का तो उन्होंने पेटेंट करा के नहीं रखा। राम करोड़ों करोड़ों हिंदू लोगों की आस्था से जुड़े हुए चीज है। राम का जन्म भारतीय जनता पार्टी के बाद नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी तो हाल में आई है। राम करोड़ों वर्ष पहले उनके बारे में, हिंदुओं के बारे में आस्था है, हमारे पूर्वज उनको मानते आ रहे हैं। तो अचानक राम को राजनीतिक स्वार्थ में कोई व्यवहार, आपका ऑडियो थोड़ा दुरुस्त कराते हैं, उन्हें राजनीतिक स्वार्थ में कोई व्यवहार,
जितेंद्र, राजनीतिक स्वार्थ है आप कह रहे हैं। अब नीतीश अवस्थी, मैं अब नीतीश अवस्थी का रुख करता हूं। आपको ऑडियो भी हम थोड़ा ठीक कराते हैं, जिसके बाद हम आपके पास दोबारा आए तो आपको ऑडियो और अच्छे ढंग से आए। अवस्थी जी, आपका राजनीतिक स्वार्थ है राम के नारे में। आपने पहले राम का नारा लगाया, आप 2 से 80 पर आए, यानी आपकी विचारधारा। फिर आपने नाम का नारा लगाया, आप 80 से 180 पर आए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन गई। फिर आपने राम का नारा लगाया, आप 2014 में 30 साल बाद पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। आपने बोला कि इस बार आएंगे तो राम मंदिर बनवा देंगे। देश ने आपको 303 सीटें दी, अपने बूते पर पिछले 30-35 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें। अब आप फिर राम का नारा लगा रहे हैं, तो ममता बनर्जी को तो अपना भविष्य दिख रहा है कि अब मैं कहां जा रही हूं, और आप कह रहे हैं वो चिड़े भी ना। आपने जब जब जय श्री राम का नारा लगाया है, आपका खेल तो बना है, लेकिन विपक्षियों का खेल बिगड़ गया है। अमीश जी, ये राम नाम का महत्व जो है, राम नाम का जो महात्म्य है, ये ममता बनर्जी को क्यों नहीं समझ में आ रहा? ऐसा तो हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में शायद मुगलों के शासन के समय में होता था। मंदिर तोड़ दिए जाते थे, अपने नाम, भगवान इष्ट का नाम नहीं ले सकता था कोई। यहाँ पर अपने भगवान के इष्ट का नाम लेना से कोई अगर चिढ़ जाए, ममता बनर्जी कह रही है, ममता बनर्जी कह रही है जय श्री राम का नारा, जय श्री राम का नारा क्यों लगाते हो? पॉलिटिकल कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे की आवश्यकता क्या है? आप अकल लगाना है तो जय श्री राम का नारा लगाओ मंदिरों के अंदर, सड़क पर क्यों? चुनावी रैली में क्यों? नहीं, एक सेकंड। मैं कहता हूं कि मैं अमीश जी, मैं एक बात इनसे जानना चाहता हूं, तौसीफ से तो मैं बात करूंगा अभी दुर्गा माता जी के बारे में, लेकिन ये धार्मिक नारा या राजनीतिक नारा, ये तय कर लें। अगर धार्मिक नारा है तो मुझे धार्मिक आजादी है, अपनी धार्मिक आजादी है, मुझे अपने इष्ट का नाम लेने की धार्मिक आजादी है। कोई मना नहीं कर सकता इस देश में। संविधान में बाकी सबको आजादी, हमको आजादी नहीं है जय श्री राम का नारा लगाने की। अगर ये धार्मिक नारा है तो, और अगर ये राजनीतिक नारा है तो क्या इस देश में राजनीतिक नारे कौन तय करेगा? विपक्षी दल तय करेगा। जो भी राजनीतिक दल अपना नारा तय करेगा वो लगाने की उसको पूरी हक है, उसको राजनीतिक स्वतंत्रता के तहत। और जहां तक तौसीफ, आप भारतीय माइथोलॉजी के बारे में आप ना बोलें तो ज्यादा बेहतर है। आदि शक्ति हैं हमारी, आदि शक्ति हैं वो, अजन्मी, समझे? आदि शक्ति है, सबकी मां है वो दुर्गा माता। आप समझो, पहले भारतीय माइथोलॉजी को समझो। समूचे विश्व में, सृष्टि में जो शक्ति आती है वो वहीं से आती है। सूर्य में, चंद्र में, आकाश में, धरती में, पृथ्वी में, वायु में, सब जगह उसी शक्ति का प्राण संचार है। या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समझे? मत कृपा करके उसमें आप पैर मत डालिए। आप महिषासुर की वंदना करते हैं, जाके करिए जादवपुर में जाके, या जेएनयू में। नुपुर ने बहुत अच्छा जवाब दिया है आपको। आप कृपा करके उसमें ना जाइए। जितेंद्र तिवारी, सबसे बड़ी बात अंत में ये कहूंगा, कुछ कहना चाहते हैं, फिर मेरे साथ अशोक जी भी जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख करूंगा। काफी दिनों बाद वो आर पार में आ रहे हैं। कोई भागता है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सबसे अहिंसक तरीका है। मैं केवल इतना, अवनीश जी से मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि मां दुर्गा के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, दिलीप घोष को वो क्यों नहीं समझाते? दिलीप घोष जी को ये अनुमति क्यों दे दी जाती है कि वो मां दुर्गा का अपमान करें? भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष दिलीप घोष जी मां दुर्गा के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? उन्होंने वही कहा है, आप नहीं समझे। अरे भैया, जो जय श्री राम के नारे से चिढ़ेगा वो क्या समझेगा माता दुर्गा के बारे में? नहीं, बिल्कुल माता दुर्गा के बारे में क्या समझेगा? हिंदू धर्म जय श्री राम ने करने के लिए पेटेंट करा के रखा है हिंदू धर्म का, अपने अनुसार वध करने के लिए मां दुर्गा को गाली देंगे, मां दुर्गा के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, मां दुर्गा के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, पहले माफी मांगनी चाहिए। मां दुर्गा के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया, आप बंगाल का अपमान करते करते, आप बंगालियों का अपमान करते करते मां दुर्गा तक चले आए। आप नहीं समझेंगे, केवल यही बात है, आप नहीं समझेंगे। हमारी आदि शक्ति है वो, ये ठीक नहीं है। पहले माफी मांगे, हम लोगों से नहीं, मां दुर्गा से माफी मांगे, जनता से नहीं, मां दुर्गा से कम से कम माफी मांगिए। कम से कम मां दुर्गा से माफी मांगने को कहिए दिलीप घोष जी को। पूरी सृष्टि की मां है, मां दुर्गा से माफी मांगे। जितेंद्र जी, जो जय श्री राम के नारे से चढ़ता है ना,
जो जय श्री राम के नारे से चिढ़ता है वो भगवती माँ दुर्गा के महत्व को नहीं समझ सकता। जय श्री राम का नाम हम लोग राजनीतिक लाभ के लिए नहीं लेते, क्योंकि भगवान श्री राम ने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं लेते। आप कृतिवास रामायण पढ़िए जाकर के, आप कृतिवास रामायण पढ़िए, बांग्ला की कृतिवास रामायण पढ़िए जाकर के, वहां पे भगवान श्री राम, भगवान का नाम तो आप ले ही मत, भगवान का नाम तो आप ले ही मत। अच्छा, 24 घंटा मन में पाप, 24 घंटा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में पाप रहेगा, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भगवान का नाम लेंगे। ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी के मन में पाप है, आपने बड़ा आरोप लगा दिया। एक सेकेंड, इन्होंने ये कैसे कहा कि भगवान का नाम आप नहीं ले सकते? ये कौन सी तानाशाही है? ये तानाशाही कौन सी है? कहते हैं आप भगवान का नाम नहीं ले सकते। पहले कौन सी तानाशाही? अभी आपने बोला कि राजनीतिक कार्यक्रम में भगवान राम का नाम नहीं लेना चाहिए। कौन रोकेगा मुझे भगवान का नाम लेने से? कौन रोकता? देखे सामने आए, कौन रोकेगा मुझे भगवान का नाम लेने से? लेकिन माँ दुर्गा को भगवान का नाम लेने से रोकोगे? माँ दुर्गा भगवान का नाम लेने से रोकोगे मुझे? रोकेगी भगवान का नाम लेने से रोकोगे मुझे? ओके। लेकिन आप प्रयोग करेंगे, भगवान का नाम मतलब ये हमें धमकी देते हो? आपको रोकेगी, हमको ये धमकी देते हो कि भगवान का नाम? लेकिन जितेंद्र तिवारी तौसीफ खान देना शोक वाकटे। देखिए, बार बार वहां पर राजनीतिक हिंसा होती है, और मैं ये नहीं बोला राजनीतिक हिंसा का पिछले 10 साल से हो रही है। राजनीतिक हिंसा केरल में जहां जहां लेफ्ट की सरकारें रही, चाहे वो केरल हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, एक बड़ा अध्याय रहा है राजनीतिक हिंसाओं का, पॉलिटिकल किलिंग्स का। लेकिन बड़ी बात यह है कि अशोक वानखेड़े, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया। मैंने जेपी नड्डा का इंटरव्यू किया था आज से 3-4 महीने पहले। उन्होंने बोला मैं खुद अपने 100 कार्यकर्ताओं का तर्पण करके आ रहा हूं। अब राम को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर जो कुछ ममता बनर्जी कह रही हैं, और उसका वार पलटवार हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बंगाल जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नारा इतनी जोर से लगाओ कि दीदी के कान तक जाए। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी बीजेपी का जो पॉलिटिकल ट्रैप होता है उसमें फंस रही है पूरी तरह से? नहीं, मुझे नहीं लगता वो फंस रही है। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का जैसे कि राजनीति रही है, वो हमेशा अपने पाले में लोगों को लाके खेलते हैं, और ये सक्सेस पॉलिटिकल उनका एक स्ट्रेटेजी रही है। वो हमेशा एक एजेंडा सेट करते हैं और अपने विपक्ष जितने भी होते हैं, विरोधी पक्ष, उनको अपने एजेंडे पे लाने का प्रयास करते हैं। जिस दिन ममता उनके एजेंडे पे आ जाएगी, ममता फंस जाएगी। मुझे लगता है राम का नाम लेना ये हर हिंदू का अधिकार है, लेकिन हम सुबह उठते से राम राम करते हैं। किसी की मौत होने पे राम नाम सत्य के नारे लगते हैं। अब राम नाम सत्य यदि किसी के जन्मदिन के दिन मैं कहूँ तो मुझे जूते पड़ेंगे। नाम तो राम का ही है। राम का नाम लेने की एक जगह है, राम का नाम लेने का एक समय है, राम का नाम लेने की एक अनुभूति होती है। हम सब राम को भक्त हैं, राम मेरे दैवत है, मुझे अधिकार है। लेकिन किसी के जन्मदिन पे मैं राम नाम सत्य हो गया तुम्हारा बोल दूँ तो जूते मारेगा मुझे। वैसा सवाल ये है कि जब सरकारी कार्यक्रम है तो उस सरकारी कार्यक्रम में राम के नारे, कोई भी किसी भी भगवान के नारे लगने नहीं चाहिए, ऐसा ममता ने कहा था। उसके बाद कई लोगों ने भी कहा था। मैंने तो हिंदू में यहाँ तक पढ़ा है कि हिंदू अखबार में खबर छपी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सीनियर ऑफिस बेयरर थे बंगाल के, उन्होंने भी कहा कि ऐसे सरकारी कार्यक्रमों में राम के नारे लगा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस और राम दोनों का अपमान किया है। अलग अलग लोग अलग अलग सोचते हैं, लेकिन राम का नाम लेके ही हम जाएं, और किसी ने यदि राम का नाम यहाँ क्यों लिया, इस पे आप उसको राम विरोधी कर नहीं सकते, क्योंकि राम किसी के बाप की बपोती भी नहीं है। राम सिर्फ आप नहीं तय करोगे कि राम का नाम कब लेना है और राम का नाम कौन लेगा, ये तो हर एक का अधिकार है। उसको लगा कि सरकारी कार्यक्रम में नहीं लेना चाहिए, उनने अपना विरोध प्रदर्शन किया। सरकारी कार्यक्रम में राम का नाम नहीं लेना, इसके मायने ये नहीं कि कौन राम विरोधी है। कल प्रधानमंत्री हर सरकार पार्लियामेंट में भी बोलने के पहले जय श्री राम बोलना शुरू करे, तो क्या हम माने कि वो राम के प्रति बहुत आदर देते हैं? नहीं करते हो। लेकिन राम के लिए उनके मन में, प्रधानमंत्री के मन में जितना आदर है शायद किसी भारतवर्ष के भारतीयों के मन में हो, क्योंकि वो राम को जीते हैं। पूरी जब आडवाणी जी की पहली रथ यात्रा निकली तो गुजरात से शुरू हुई, उसका पूरा जो मैनेजमेंट था वो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में था। ठीक है, नुपुर शर्मा जवाब देना चाह रही है अशोक वानखेड़े को। नुपुर जी, कैसा लो इस पे हर ओके नुपुर, लेट नुपुर रिस्पॉन्ड। नुपुर जी, राम का नाम कौन कहां कैसा ले, हर एक ठीक है। अशोक जी आपने अपनी बात तो रखा। अशोक वानखेड़े, यू मेड योर पॉइंट। नुपुर रिस्पॉन्ड।
अशोक जी, आदरपूर्ण आपसे पूछना चाहूंगी कि सरकारी कार्यक्रम में राम का नाम नहीं ले सकते, लेकिन हमारे भारतीय संविधान जिस पे शपथ लेके सरकारें बनती है, ओथ लेके मंत्री आते हैं, उसके ओरिजिनल कॉपी में, जैसे हमारे कानून मंत्री ने ओरिजिनल कॉपी की ये फोटो शेयर करी थी, भगवान राम क्यों है? अगर भगवान राम का नाम नहीं ले सकते आप, मेरे तो समझ नहीं आई ये किस तरीके का कंपैरिजन है भाई साहब। ये नहीं, मेरा एक सवाल तो बिल्कुल समझ गया कि ओरिजिनल। दूसरा सवाल, मेरी बात पूरी होने दीजिए अशोक जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। वहाँ कई भगवानों की तस्वीर है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप कहाँ मान लिया भाई साहब, तो आप क्यों मुद्दा बना रहे हैं? किसी भी भगवान का नाम लेना इतना बुरा क्यों है? और अगर भगवान राम हमारे ओरिजिनल संविधान में अगर उनको जगह प्राप्त हो सकती है, तो मैं पूछना चाहती हूँ, सरकारी हो गैर सरकारी, आप सिर्फ सरकारी कार्यक्रम की बात मत कीजिए। यहाँ पे बहुत चर्चा हो रही थी आपके आने से पहले कि राजनीतिक नारा हो गया है। ये किस तरीके से राजनीतिक नारा हो गया? शुरुआत में आपने बिल्कुल बात सही कही, और वो तो नेताजी की एनिवर्सरी थी वो भाई साहब, 23 जनवरी की, जब सड़क के ऊपर 2 युवाओं ने कह दिया जय श्री राम, तो ममता दीदी उतर के कहती है खाल उधेड़ दूंगी, उनकी डिटेंशन हो जाती है। ऐसी क्या ललकार लगती है उनको भगवान राम के नाम से? और दूसरी बात, जिनको ना समझ है ना, जो बिल्कुल नहीं जानते हिंदू धर्म को, आपसे नहीं बोल रही मैं, मेरी बात होने दीजिए अशोक जी। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपके बीच में नहीं बोल रही ना प्लीज। मैं सुन लिया अशोक जी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। नहीं, आपसे नहीं कह रही मैं। नहीं, मेरी एक मुझे तौसीफ जी से बात करने दीजिए। मुझे तौसीफ जी से बात करने दीजिए। क्या तरीका है ये? क्या तरीका है ये? एक सेकंड, मेरा तीसरी चीज ये कहना चाह रही हूँ कि जो जो हमारी देवी दुर्गा को नहीं समझते, फिर 15 अगस्त को क्यों प्रधानमंत्री जय श्री राम से अपना भाषण बंद नहीं करते? अपने भाषण की अंत में मुझे नहीं लगता इस पर कोई कंपैरिजन भी होना चाहिए। अशोक, ये प्रधानमंत्री को मेरी गुहार है, एक राम भक्त होने के नाते गुहार है। जयकार करते हैं, आप बताएंगे प्रधानमंत्री को गुहार है, आप बताएंगे क्योंकि 15 अगस्त को कोई चुनाव नहीं होता, इसलिए आप नारा नहीं लगाएंगे। जय श्री राम का अब मैं जवाब देना चाहूंगी अमीश जी। अमीश जी, मैं आना चाहूंगी, बहुत हो गया। आप उनके नहीं, आप उनके, मुझे नहीं पता था कि आप उनकी स्पीच लिखते हैं, आपकी नई नौकरी लगी है। वैसे तो वो भारत माता की जयकार से शुरुआत और अंत करते हैं अपने भाषण का, मुझे नहीं पता था आपकी नई नौकरी लगी है। आप इनको चुप कीजिए, बहुत चिल्ला रहे हैं, ये बहुत चिल्ला रहे हैं, कोई तरीका नहीं है। धंधा आपका होगा जनाब, मंदिर के लिए लड़ाई हमने लड़ी, सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई हमने लड़ी, धंधा आपके लिए होगा, धंधा उनके लिए होगा कि जनता जनाब इतनी सही सुनता नहीं है। सवाल ये है, इतनी सही सुनता नहीं है कि मोहर्रम के चलते दुर्गा विसर्जन कैंसिल कर दिया। धंधा ये होता है कि इमामों को आपने वेतन नहीं दिया और हिंदू ब्राह्मणों को भूल गई, और अब चुनाव आ गए तो ब्राह्मण याद आ गए। धंधा ये होता है कि 6 बारी, धंधा ये होता है अशोक जी कि 6 बारी कलकत्ता का उच्च न्यायालय ममता दीदी की सरकार को खिंचाई करता है कि भाई बहुत हो गई अल्पसंख्यक तुष्टीकरण। धंधा ये होता है कि 6 बारी अशोक जी विषय है, जवाब दीजिए। ममता दीदी की सरकार की खिंचाई करता है। आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे अशोक वानखेड़े को जवाब। नुपुर होल्ड ऑन, अभिजीत अवस्थी बोल रहे हैं। अशोक जी साहब, मैं बहुत अदब से आपसे ये कहूंगा, राम के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ, राम राज्य। हमारा परम आदर्श है राम राज्य की परिकल्पना। जय श्री राम का नारा उस राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए है। हम सबका है ना कि राम राज्य की परिकल्पना हो, वो कोई सांप्रदायिक तो नहीं है। गांधी जी ने कहा था ना, तो जय श्री राम का नारा उस राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का एक माध्यम है। और जहां तक आप जिनकी बात कर रहे हैं, आपने खुद ही कहा कि वो पूरी रथ यात्रा का मैनेजमेंट तो नरेंद्र मोदी ने किया था ना, आपने खुद ही कहा अभी उन्होंने किया मैनेजमेंट। गुजरात तक का बोला मैंने, शब्दों का चयन ठीक से करिए। लड़ाई में पूरे गुजरात में वो मैनेजमेंट कर रहे थे, तब मैंने उनको देखा था। मैंने तो नहीं बोला पूरे देश का मैनेजमेंट उन्होंने किया। गुजरात में नहीं, वो पूरी यात्रा में साथ थे वो। आपने कहा पूरा मैनेजमेंट, आपने नहीं कहा, आप रिप्ले कर लो, पूरी यात्रा में साथ थे वो। आप नहीं थे, वो गुजरात के
नहीं थे। अच्छा विषय जो है विषय पर वापस आ जाओ। विषय बंगाल की राजनीति है। गुजरात में कर रहे थे, गुजरात में कर रहे थे ना। राज्य की अच्छा मुझे देखिए ये बहस बंगाल के ऊपर है। ये बहस कौन भगवान राम के रथ यात्रा का संचालन कर रहा था उसके ऊपर नहीं है। एल.के. आडवाणी मुरली मनोहर जोशी पे नहीं है। एल.के. आडवाणी प्लेड हिज इनिंग्स। 86 साल की उम्र में उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया था। ये प्लेड हिज इनिंग्स। राजनीति में रिटायरमेंट नाम की एक चीज होती है और वो लेनी चाहिए सबको अपने समय पर। जो नहीं लेते वो गलत करते हैं। राजनीति में रिटायरमेंट नाम की चीज होनी चाहिए। आप काम करते हैं, रिटायर होते हैं ना, तो नेताओं को भी रिटायर होना चाहिए। मुरली मनोहर जोशी, एल.के. आडवाणी, दे ऑल प्लेड देयर इनिंग्स वेल। आई थिंक बार बार डिबेट को उस दूसरी दिशा में लेके आना वो विषय नहीं है। मैं लेके आता हूं तौसीफ खान को। तौसीफ खान, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इस समय वो ये है इस समय कि सिर्फ राम जय श्री राम का नारा नहीं, राजनीतिक हिंसा। कितने कार्यकर्ता बीजेपी के मौत के घाट उतार दिए गए। बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि टीएमसी का उसके पीछे हाथ है। अब टीएमसी के अपने मंत्री के ऊपर एक बॉम्ब अटैक होता है। बताइए। देखिए, बीजेपी के नेता ने हिंसा को नॉर्मलाइज कर दिया है। हर आए दिन भाषण में वो बीजेपी के वर्कर को कहते रहे हैं कि जाओ मारो पीटो, हमारी सरकार बनने वाली है, हम देख लेंगे। तृणमूल के वर्कर को शमशान घाट पहुंचा दो, हॉस्पिटल भेज दो, हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो। ऐसे भाषण वो लगातार देते आए। तो अमित शाह जी ने ऐसे नेताओं को मना क्यों नहीं किया? क्यों अब तक पब्लिक स्टेटमेंट एक अमित शाह जी ने नहीं दिया, गृह मंत्री ने, कि बीजेपी के बंगाल के जो चीफ है या बड़े बड़े जो बीजेपी बंगाल के नेता है वो ऐसे भड़काऊ भाषण। तो बीजेपी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता कैसे मारे गए जब बीजेपी के लोग मार रहे हैं? तो इसका भी जवाब दे दीजिए। हाँ, सुन लीजिए। पहली बात तो आंकड़ा दुलाल महतो सही है। कैसे मारा गया था उसको? आंकड़ा आपका सही है। दुलाल महतो को कैसे मारा गया था? आपका जो और ऐसा क्यों था कि आपके यहाँ निकाय चुनावों के लिए कैंडिडेट को पर्चा भरने के लिए भी कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा? भागे बढ़ रहे थे लोग, झारखंड बिहार चले गए थे। बंगाल के अंदर वो सेफ महसूस नहीं कर रहे थे, सिर्फ बीजेपी के नहीं, कांग्रेस के भी, लेफ्ट के भी। ऐसा क्यों? 100 से ज्यादा जवाब दीजिए तौसीफ का। जो आप बता रहे हैं 100 से ज्यादा आंकड़ा। मैं आपसे सवाल जो पूछा हूं तौसीफ, निकाय चुनावों में मुझे बताइए, पंचायत चुनावों के अंदर ऐसा क्यों था कि सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट नहीं, तमाम आपकी विरोधी पार्टियों के कैंडिडेटों को झारखंड बिहार यहां जाके शरण लेनी पड़ी थी? कुछ लोग ओडिशा भाग गए थे। क्यों? सबको छुपना पड़ रहा था, कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा फाइनली। नहीं, सवाल ऑनलाइन भरे गए कि जब नामांकन। ये सच है या गलत? ये सच है या गलत है? जवाब दीजिए। दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से जब बीजेपी ने लॉट में नेता उठाने स्टार्ट कर दिए तो जो पुराने बीजेपी के वर्कर हैं वो उससे नाराज हो गए। यहाँ फैक्शन क्रिएट हो गया। और जब आए दिन बड़े कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों हुआ? भाषण दे रहे हैं कि मार दो। चलिए, बीजेपी का ये कारण है, कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों हुआ? वर्कर को, लेफ्ट के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बड़े बड़े बीजेपी के नेता भाषण दे रहे हैं कि मार दो, वो जाके मार देते हैं। आपने पंचायत चुनाव कब थे? एक सेकंड देखिए तौसीफ खान एक करके सवाल का जवाब ऑडियो डाउन करिए। तौसीफ का ऑडियो डाउन करिए। तौसीफ, या तो आप सवाल समझ नहीं पा रहे या आप बोलिए मेरे पास जवाब नहीं है, मैं क्या जवाब दूं इसके ऊपर? आपसे मैं इतना सरल सवाल पूछ रहा हूं। कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऑनलाइन नामांकन भरने पड़े थे कैंडिडेट्स को, सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं कि नहीं, लेफ्ट और कांग्रेस के भी। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा क्यों? क्या संरक्षण दे रखा है टीएमसी की सरकार ने कि गुंडे नहीं डरते हैं? ऐसा सिर्फ बीजेपी नहीं कह रही, बाकी पार्टियां भी कह रही हैं। दहशत का माहौल किसने दिया? लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर के किसके पास है? दिन भड़काऊ भाषण देते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं। पंचायत चुनाव में क्या हुआ था? इतना हिम्मत ने क्या कहा था? पंचायत चुनाव में क्या कहा था बताइए? नीचे पंचायत चुनाव में कोर्ट ने क्या कहा था? नीचे कैंडिडेट भागे थे नहीं भागे थे? आया ना? उनको इतना हिम्मत कैसे हुआ? उनको नॉर्मलाइज कैसे किया गया? वायलेंस को, हिंसा को नॉर्मल किसने किया?
बड़े बड़े बीजेपी के नेता आए दिन भाषण देते रहते हैं कि हाँ जाओ तुम मार दो, हॉस्पिटल भेज दो। इसका मतलब ये है कि अगर हिंदी का प्रश्न पत्र है तो आपका जवाब आप अंग्रेजी का जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आखिरकार तौसीफ खान, आपको मेरी एक सेकंड, एक चेक कर लेते हैं। ना रुकिए पीसीआर, एक सेकंड, प्रोड्यूसर कौन है? नहीं रुक, मुझे डिबेट रोकनी पड़ेगी। अभी मैं डिबेट को रोक रहा हूं यहां पर। मुझे लगता है प्रोड्यूसर कौन है? पीसीआर चेतन जी, सवाल का मुझे जवाब दीजिए। तौसीफ खान को मेरी आवाज जा रही है ना? बिल्कुल जा रही है, ठीक जा रही है, मेरे कान में ये बोल रहे हैं। और तौसीफ खान, आपको मेरी आवाज मिल रही है ठीक से, हाँ या ना? आपको आवाज आ रही है मेरी? बोलिए। हाँ बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही है। मेरा सवाल सुनिए दोबारा। सर मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, मैं थोड़ा आराम से बोलता हूं आपसे। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि पंचायत चुनावों में क्या हुआ था? सारी पार्टियों के नेताओं को भागना क्यों पड़ा था पश्चिम बंगाल से, जिनकी जान को खतरा था? कोर्ट को इंटरवीन क्यों करना पड़ा था? जवाब इस पर चाहिए मुझे, प्लीज दीजिए। पंचायत इलेक्शन कब हुआ था? पंचायत इलेक्शन कब हुआ था? और आज हम लोग कौन सा इलेक्शन फेस कर रहे हैं? असेंबली क्या इलेक्शन हुआ था पंचायत चुनाव में? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, पंचायत चुनाव में क्या हुआ था? जवाब दीजिए। पंचायत चुनाव में क्या हुआ था? जवाब दीजिए। कैंडिडेट क्यों भागे थे? नामांकन क्यों ऑनलाइन करना पड़ रहा था? आखिरी बार पूछ रहा हूं, छठी बारी सवाल पूछ रहा हूं मैं, बड़े इत्मीनान से तौसीफ जी आपसे पूछ रहा हूं। छठी दफा आपसे मैं पूछ रहा हूं कि पेट्रोल का दाम कम होगा कि नहीं होगा? अब आपका मैं ऑडियो डाउन करता हूं, आपके पास जवाब नहीं है। मैं आपको बताता हूं जवाब क्या है। सुनिए सर, सुनिए। जितेंद्र तिवारी, आपको भी मौका देता हूं। पंचायत चुनाव में क्या हुआ था? क्यों तमाम कैंडिडेट को भागना पड़ा था? ऐसा लॉ एंड ऑर्डर क्यों है पश्चिम बंगाल के अंदर? आप भी 1 मिनट इसका जवाब दीजिए अगर आपके पास इसका जवाब है। जी बिल्कुल। राजनीतिक हिंसा के ऊपर देखिए, मैं कहूं कि आप बंगाल के बारे में इतना चर्चा कर रहे हैं, लेकिन त्रिपुरा में 85% सीटों में निर्विरोध लोग कैसे जीत गए? 85% सीट में वहां पंचायत में कोई क्यों कैंडिडेट नहीं दे पाया? इसके बारे में आप चर्चा नहीं करते हैं। उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कीजिए। देखिए, जो क्राइसिस बीजेपी के पास आज है, वही क्राइसिस पंचायत चुनाव के समय भी थी। आज भी उनके पास नेता नहीं है। उस समय भी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उनके पास कांग्रेस के पास क्या क्राइसिस था? इसीलिए वो कैंडिडेट नहीं दे पाए। कांग्रेस के पास क्या क्राइसिस था? लेफ्ट के पास क्या क्राइसिस था? उनकी जान को खतरा था, नेताओं की जान को खतरा था। अगर वो नामांकन भरते थे तो उनको धमकी आती थी, उनके मौत के घाट उतार दिया जाता था। सच ये है, पंचायत चुनावों में जब कैंडिडेट भागे थे, जितेंद्र तिवारी दिल पे आकर के सच बोलिएगा। उनके पास कैंडिडेट थे नहीं, उस समय भी नहीं थे, आज भी नहीं है जी। उस समय भी नहीं थे, आज भी नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के पास भी कैंडिडेट नहीं थे, और जो कैंडिडेट थे वो भागे थे कि नहीं भागे थे वहां से? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरवीन करा था, नहीं करा था? कोई नहीं भागा था, कोई नहीं भागा था, करा था, नहीं करा था? मैं दोबारा सवाल पूछता हूं जितेंद्र जी आपसे, ससम्मान जी, कोर्ट ने इंटरवीन करा था, नहीं करा था, हाँ या ना? अरे कोर्ट तो हर आप आज आप जाए तो आपको जब कोई कोर्ट जाए इंटरवीन कर सकता है। कोर्ट ने क्या कहा था? किसी को स्वाधीनता है। कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट जा सकते हैं। जितेंद्र जी इतना सरल नहीं है। कोर्ट ने क्या कहा था? ना जितेंद्र जी, इतना कोर्ट ने क्या कहा था? किसी कारण के कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट में यदि कोई जाकर कहता है कि कोर्ट में कोई नहीं जा, कोर्ट तो ये सबूतों के आधार पर फैसला करती है सर। कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसला करती है। कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने यही कहा था कि कानून यहाँ पर ठीक से लागू होना चाहिए, यही कहा था। यही कहा था। You said it right now. You said it out now. कोर्ट ने कहा था कि कानून का पालन होना चाहिए, कानून सही से लागू होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, यह कहा था कोर्ट ने। और कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल रंजिशें निभाई जा रही थी, वहां पर कैंडिडेट्स को मारा जा रहा था। जितेंद्र तिवारी, इस बहस में आपको खुद पता है सच्चाई क्या है, आपको खुद पता है सत्य क्या है, आपको खुद पता है कि राजनीतिक हिंसा की सच्चाई क्या है, आपको खुद पता है। और यह सत्य है, पॉलिटिकल किलिंग्स आर अ बिग प्रॉब्लम इन केरल, और अब केरल से भी बहुत ज्यादा पश्चिम बंगाल। लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये कौन सा लोकतंत्र है? और दिल्ली में बैठे हुए लुटेन्स गैंग में एक आदमी की आवाज नहीं निकलती। एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, 2 पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, 3 पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को मारा जाता है। दिल्ली के अंदर किसी की आवाज नहीं निकलती कि लोकतंत्र खतरे में है वहां पर। क्यों? किसी को दुख नहीं होता उसका? मैं जानना चाहता हूं क्यों।
इतनी सिलेक्टिव बात क्यों करी जाती है? पेट्रोल का दाम 100 है, यह सत्य है, 100 के करीब है, यह सत्य है। यह भी सत्य है कि पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हिंसाएं हो रही हैं उसकी लगातार रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन उसको कबूल भी नहीं करना। ऐसा क्यों? नुपुर शर्मा, क्या राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल की सरकार का आरोप है कि उसमें आप लोग भी सम्मिलित हैं? और अभी जितेंद्र तिवारी ने बोला, तौसीफ खान ने बोला कि आपके लोयता भी भड़काते हैं। आज बम चले हैं पश्चिम बंगाल के एक मंत्री के ऊपर और आरोप रेलवे पे लग रहा है। मेरे सामने, अरे एक तो मैं तीनों का जवाब दूंगी। मेरे सामने लिस्ट पड़ी है ऐसी 96 महिलाओं की 2017 मतलब पिछले 4 साल में अमीश, जिनके साथ दुष्कर्म हुए भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता। 96 महिला जिनके साथ दुष्कर्म हुए, उनके बाद उनको मौत के घाट उतारा गया है पॉलिटिकल राइवलरी के चलते। 96 तो सिर्फ महिला है, कृपया करके और इतिहास में ना जाइएगा, पता नहीं कितने निकलेंगे। दूसरी बात, हमारे भाषण भड़काऊ लग रहे हैं, चलिए ये सुनिएगा। अगस्त 2020 हुमायूं कबीर 40 साल का टीएमसी का कार्यकर्ता शमशेरगंज मुर्शिदाबाद में मर जाता है अपने घर के अंदर क्रूड बॉम्ब बनाते हुए। फरवरी 2017 3 लोग घायल होते हैं क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता बाबू मुंडाल के घर में बुर्दवान के अंदर क्रूड बॉम्ब बना रहे होते हैं। 2016 सरोज घोष के घर में बीरभूम के अंदर से 80 क्रूड बॉम्ब बरामद करते हैं। फरवरी 2016 खैरा शॉल बीरभूम के अंदर आता है, 2 लोग की हत्या हो जाती है क्योंकि वो क्रूड बॉम्ब बना रहे होते हैं। जनवरी 2016 टीएमसी के नेता बिपत गोराई के घर के अंदर में 2 टीएमसी के कार्यकर्ता बॉम्ब बनाते हुए मर जाते हैं। आपको हमारे भाषण भड़काऊ लग रहे हैं? कृपया बताइए अपने घर में क्यों बॉम्ब बना रहे हैं आप? देखिए, इनके पास तथ्यों की जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो इन्हें गलत जवाब दो, दिया गया है वही अब सामने आ रही है। आपको बंगाल की जानकारी ही नहीं है। अरे मोहर्रम के प्रेमी, अरे सब सच है, ये सब न्यूज़ रिपोर्ट से बोल रही हूँ मैं। आपके झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। आप अगर पढ़ के नहीं आते तो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ, टीएमसी के नेताओं के घर में, टीएमसी के नेताओं के घर के अंदर बॉम्ब कौन बना रहा होता है और क्यों? टीएमसी के अंदर, टीएमसी के राज के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर को मुर्शिदाबाद में दरवाजे के बंद करके क्यों पीटा जाता है? टीएमसी के राज्य में जितेंद्र तिवारी को बोलने की 30 सेकंड गलत तथ्य आपके करवाया जा रहा है। आपके पास तथ्यों की जानकारी नहीं है। बंगाल लोगों को, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, मैं ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। नुपुर शर्मा, मैं 30 सेकंड आपको देता हूं और आपसे पूछता हूं, जो राजनीतिक हिंसा का इतिहास है बंगाल का, क्या आपको लगता है कि आप उसको पॉलिटिकली कैश कर रहे हैं? देखिए, किसी भी कार्यकर्ता की अनफॉर्चुनेट डेथ को कोई इनकैश नहीं कर सकता, और खास करके ऐसे राज्य में जहां पे रिटर्निंग ऑफिसर को ही दरवाजा बंद करके 2019 के चुनाव के अंदर मार पिटाई कर दी थी। ऐसी जगह पे जहां पे टीएमसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई तो कूच बिहार या मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता की मौत हो गई। वायलेंस इनहेरेंट है वेस्ट बंगाल में, और आज तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये सामने आ गया कि इनके जो मंत्री हैं जाकिर हुसैन कहते हैं कि वो भाई शुभेंदु अधिकारी जी के काफी करीबी हैं, और उसके चलते ममता दीदी की सरकार ने अभी हाल ही में 1 घंटे पहले अपने डीएम को हटा दिया वहां से। तो वो जो बोलबाला है कि रेल पुलिस के अधीन आता है मामला, गलत है। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बंगाल का चुनाव आपको किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि जय श्री राम, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठिए, सीए, व्हाट इज योर टेक? देखिए, राजनीतिक हिंसा तो उनकी परंपरा है, इससे ना कभी ममता छुटकारा पा रही ना लेफ्ट पा पाई। जब ममता स्ट्रगल कर रही थी लेफ्ट के खिलाफ, जब लेफ्ट का राज था, तो ममता को हमने रोज बैंडेज में देखा है। ममता के कार्यकर्ता मरे हैं तब किसी ने आवाज नहीं लगाई। जी जी। वहाँ तो हिंसा से ही सत्ता में आते हैं, क्योंकि जो आज बंगाल में जो लोग हैं, जो बंगाल में जो बाहर से महाराष्ट्र और गुजरात और इधर उधर से तो आए नहीं है, वो बंगाल के लेफ्ट का ही कैडर ममता के पास शिफ्ट हो गया। यदि कल एक सेकंड, मेरे पास समय नहीं है, कभी किसी और दिन बहस करेंगे। फिलहाल आर पार बेता ही, लेकिन आज का निष्कर्ष यही है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई ममता बनर्जी को अपने प्लान पर ला रही है, लेकिन ममता बनर्जी भी बड़ी समझदार पॉलिटिकल खिलाड़ी है। देखेंगे आगे क्या होगा। नमस्कार।